ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी 1916 में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए लखनऊ गए हुए थे। तभी उनके पास एक किसान आता है जो अपने आप को राजकुमार शुक्ला बताता है और वो गांधी जी से कहता है कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए और वहाँ के किसानों को उन पर होने वाले अत्याचार से आज़ाद कराइए। तो गांधी जी कहते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट तो अभी कानपुर में है और वहाँ से मुझे कहीं और भी जाना है, इसीलिए मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता। और फिर गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे वहीं जाता है। और जब गांधी जी अपना काम खत्म करके अपने आश्रम में जाते हैं तो राजकुमार शुक्ला वहाँ भी पहुँच जाता है और आश्रम में गांधी जी से मिलकर वो कहता है, आप एक डेट फिक्स कर दीजिए जब आप मेरे साथ चंपारण चलेंगे। राजकुमार शुक्ला के इस डेडिकेशन को देखकर गांधी जी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे एक डेट बताते हैं जिस दिन वो कलकत्ता आने वाले होते हैं। और वो कहते हैं, जब मैं कलकत्ता आऊँगा तो तुम भी वहाँ पहुँच जाना और वहीं से चंपारण के लिए हम दोनों साथ चलेंगे। और उसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और फिर जब गांधी जी कलकत्ता में अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं तब वो राजकुमार शुक्ला के साथ ट्रेन से चंपारण के लिए निकल जाते हैं। चंपारण से पहले गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पटना जाते हैं जहां पर वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं जो कि एक लॉयर है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद अभी घर पर नहीं है। उनके नौकर उन्हें ज़मीन पर बैठने को कहते हैं। जब गांधी जी पानी पीने के लिए कुएं के पास जाते हैं तो नौकर उन्हें रोक देते हैं और उन्हें दूर से ही पानी पिलाते हैं। गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। जब गांधी जी इसके बारे में राजकुमार शुक्ला से पूछते हैं तो वो बताता है, यहाँ पर लोग अनटचेबिलिटी को बहुत मानते हैं और इन नौकरों को ये नहीं मालूम है कि हम अनटचेबल है या नहीं, इसीलिए वो आपको कुएं से पानी नहीं निकालने दे रहे थे। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर जेबी कृपलानी के घर जाते हैं ताकि वो वहाँ चंपारण के किसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं तब जेबी कृपलानी अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ उनका वेट रेलवे स्टेशन पर कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में 2 दिन गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर रुकते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं। वहाँ पर गांधी जी की मुलाकात कुछ और लॉयर्स के साथ होती है जो कि किसानों की तरफ से ही केस लड़ रहे होते हैं। वो लॉयर्स किसानों का केस लड़ने के लिए उनसे मोटी फीस लेते थे। इस पर गांधी जी उन्हें डांटते हैं और उनसे गांधी जी को पता चलता है कि चंपारण में जितने भी ज़मीन थे उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में अंग्रेज़ों ने बांट दिया था और अंग्रेज़ ही उन ज़मीनों के मालिक हो गए थे और इंडियन फार्मर्स सिर्फ उनमें काम करते थे। और वहाँ का जो मेन कमर्शियल क्रॉप था वो इंडिगो यानी कि नील था और वहाँ के फार्मर्स को अपने लैंड के 15% एरिया पर सिर्फ इंडिगो ही उगाना पड़ता था और उन्हें वो इंडिगो ब्रिटिशर्स को एज अ रेंट देना पड़ता था उस ज़मीन पर खेती करने के लिए, क्योंकि वो किसान अंग्रेज़ों की ज़मीन पर एज अ टेनेंट काम करते थे। और अब जब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कि नील की खोज कर ली है और उनकी उगाई हुई इंडिगो की डिमांड अब घटने वाली है, तब अंग्रेज़ किसानों से एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें अब किसानों को अपने 15% लैंड पर भी इंडिगो कल्टीवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसके बदले वो अंग्रेज़ उनसे कंपनसेशन चार्ज करते हैं। और क्योंकि इंडिगो उगाने में फार्मर्स को बहुत परेशानी होती थी और उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती थी और इसीलिए बहुत सारे किसानों ने अंग्रेज़ों के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया और उन्हें कंपनसेशन के पैसे दे दिए। और जो किसान ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे और अंग्रेज़ों को कंपनसेशन नहीं देना चाहते थे उनके साथ अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती की और अपने गुंडों की मदद से उनसे एग्रीमेंट करवा लिया। और जब किसानों को जर्मनी के सिंथेटिक नील के बारे में पता चलता है तब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनके साथ कितना गलत हुआ है और अब वो अपने पैसे वापस चाहते थे। ये सब जानने के बाद और जानकारी लेने के लिए गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। वो सेक्रेटरी गांधी जी से कहता है, तुम एक आउटसाइडर हो और मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो गांधी जी उससे कहते हैं, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। इन सब के बाद गांधी जी चंपारण पहुँच जाते हैं और वो चंपारण के मोतीहारी में एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं और वहीं से वो कुछ लॉयर्स के साथ लग जाते हैं किसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। तब गांधी जी के पास एक रिपोर्ट आती है कि पास ही के गांव में एक किसान को बहुत बुरी तरह से मारा गया है और अगली सुबह गांधी जी एक हाथी के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं उस गांव के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर मिल जाता है और वो मैसेंजर गांधी जी को ऑर्डर करता है कि वो वापस चले जाए। गांधी जी उसकी बात मान लेते हैं और वो मैसेंजर भी उनके साथ उनके घर चला जाता है। घर जाकर वो गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस देता है
जिसमें लिखा था कि गांधी जी को अभी चंपारण छोड़कर जाना होगा। गांधी जी उस नोटिस पर अपना साइन कर देते हैं और साथ में लिख देते हैं कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता। अब क्योंकि गांधी जी ने लीगल नोटिस को डिसओबे किया होता है, इसीलिए उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। और अगली सुबह जब गांधी जी कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही किसानों की भीड़ लगी हुई थी, जिससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी काफ़ी डर गए थे और वो इस भीड़ को भी संभाल नहीं पा रहे थे। और ऐसा पहली बार होता है कि इंडियंस यूनाइट होकर ब्रिटिश के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे किसान प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स डर जाते हैं और उन्हें गांधी जी की मदद लेनी पड़ती है उस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए। और वो गांधी जी से कहते हैं, आप इस प्रोटेस्ट को रोक दीजिए प्लीज़। गांधी जी इस प्रोटेस्ट से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि किसानों का डर अब ब्रिटिशर्स के लिए कम हो रहा था, लेकिन वो कोई वायलेंस नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट को पीसफुली शांत कर दिया। और फिर जब कोर्ट में गांधी जी से पूछा जाता है कि उन्होंने ऑफिशियल नोटिस को क्यों नहीं माना, तो इस पर गांधी जी कहते हैं, मैं उस समय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में था। एक तरफ तो मैं लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता था लोगों के सामने, और दूसरी तरफ अपने नेशन और ह्यूमैनिटी को सर्व करने की बात थी कि मुझे चंपारण के लोगों की मदद करनी है, और इसीलिए मैंने उस नोटिस को डिसओबे किया। मैंने लॉ को इसीलिए नहीं तोड़ा कि मैं लीगल अथॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि मैंने लॉ को इसीलिए तोड़ा क्योंकि इन सब से ऊपर जो एक लॉ है मैं उसे फॉलो कर सकूं, जो कि होती है हमारे अंतर आत्मा की आवाज़। और फिर गांधी जी कहते हैं, कानून तोड़ने के लिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं वो स्वीकार करता हूँ। ये सब सुनने के बाद जज कहता है, मैं फैसला 2 घंटे बाद सुनाऊंगा और इन 2 घंटों के लिए गांधी को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने ज़मानत देने से मना कर दिया। तब फिर कोर्ट ने उन्हें बिना ज़मानत के ही रिहा कर दिया। और जब 2 घंटे बाद कोर्ट दोबारा से शुरू हुई, तब जज ने कहा, हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ दिनों का समय लगेगा, तब तक गांधी फ्रीडम से रह सकते हैं। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल और इन्हीं के जैसे बड़े बड़े लॉयर्स बिहार पहुंच जाते हैं और वो इस बारे में गांधी जी से बात करते हैं। तभी गांधी जी उनसे पूछते हैं, अगर मुझे जेल में भेज दिया जाए तो तुम सब क्या करोगे? तभी उनमें से एक सीनियर लॉयर बोलता है, हम सब यहाँ पर आपकी मदद करने और आपको एडवाइस देने आए हैं, और अगर आपको ही जेल हो जाएगी तो हम किसे एडवाइस देंगे और किसकी मदद करेंगे, इसीलिए हम सब अपने घर चले जाएंगे। तब गांधी जी उनसे पूछते हैं, अगर तुम सब घर चले जाओगे तो किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या होगा? तब फिर वो लॉयर्स आपस में कुछ देर बात करते हैं और फिर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, अगर गांधी जी बाहर से आकर किसानों के बारे में इतना सोच सकते हैं और उनके लिए जेल भी जाने तक को तैयार है, और हम सब तो यहाँ पास में ही रहते हैं और हम कहते हैं कि हम किसानों की मदद करते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में हम ही घर वापस चले जाएंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। और फिर वो सभी लॉयर गांधी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अगर आपको जेल होगी तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हैं। तब गांधी जी तुरंत कहते हैं, द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन। और कुछ दिनों बाद गांधी जी के पास एक लेटर आता है जिसे कि मैजिस्ट्रेट ने भेजा होता है। उसमें लिखा था कि गांधी जी पर जो केस चल रहा था उसे बंद कर दिया गया है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं, पहली बार इंडिया में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। और इसके बाद गांधी जी सबूत इकट्ठा करते हैं अंग्रेज़ लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को जून में मिलने के लिए बुलाया था। गांधी जी उनसे इस केस पर बात करते हैं और उसके बाद एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जाती है जिसमें जमींदार्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और इस कमीशन में गांधी जी भी होते हैं जो कि अकेले ही सारे फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उसके बाद गांधी जी अगले 7 महीनों तक चंपारण में ही रहते हैं, और उसके बाद गांधी जी कई सारे सबूत पेश करते हैं, जिसके बाद कमीशन फैसला करती है कि फार्मर्स को उनका पेमेंट रिफ़ंड किया जाएगा। तब ज़मींदार गांधी जी से पूछते हैं, हमें आपको कितना रिफ़ंड देना होगा? ज़मींदारों को लगता है कि गांधी जी 100% रिफ़ंड मांगेंगे, लेकिन गांधी जी सिर्फ 50% ही रिफ़ंड मांगते हैं। इस पर ज़मींदार्स के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, हम सिर्फ 25% ही रीपेमेंट करेंगे, और फिर गांधी जी उनकी ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में गांधी जी ये बताते हैं कि वो 25% पर ही क्यों मान गए। गांधी जी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने कितना पैसा दिया,
बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रिटिशर्स ने इतने सालों से जो अपना प्रेस्टीज और टेरर बना कर रखा था कि वो लोग कुछ भी करेंगे और उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, वो प्रेस्टीज अब कम होता हुआ दिख रहा है। और ये पहली बार है कि कम से कम ब्रिटिशर्स ने अपनी गलती मानकर सरेंडर तो किया। और इसके कुछ सालों बाद वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स किसानों को उनकी ज़मीन पूरी तरह से वापस करके चले जाते हैं, जिसके बाद वो सारी ज़मीन वापस से किसानों की हो जाती है। और इस तरह से गांधी जी ने चंपारण के किसानों को ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाई। और फिर गांधी जी ने ये नोटिस किया कि चंपारण कल्चरली और सोशली काफ़ी पीछे है और उन्हें चंपारण के लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा। उन्होंने महादेवी देसाई और नरहरि पारिख, जो कि 2 टीचर्स थे, उन्हें चंपारण में बुलाया ताकि वो चंपारण के लोगों को एजुकेट कर सके। उनके साथ उनकी वाइफ्स भी आ गई थी। गांधी जी ने और भी बहुत सारे टीचर्स को बॉम्बे, पूना और कई अदर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया और उन्होंने अपने सबसे यंगेस्ट बेटे देवदास और अपनी पत्नी को भी बुलाया। गांधी जी ने 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स चालू करवाए, जिसमें उनकी वाइफ कस्तूरबा देवी लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का मतलब सिखा रही थी। और क्योंकि चंपारण की हेल्थ कंडीशंस भी कुछ अच्छी नहीं थी, इसीलिए गांधी जी ने एक डॉक्टर हायर किया जिन्होंने 6 मंथ्स अपनी सर्विस दी और उन्होंने 3 मेडिसिन्स अवेलेबल कराए, कैस्टर ऑयल, क्वाइनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। गांधी जी ने ये भी नोटिस किया कि वहाँ की लेडीज़ के कपड़े काफ़ी गंदे और मैले थे और एक लेडी ने कस्तूरबा देवी को ये बताया कि उसके पास कोई अलमारी या संदूक नहीं है, इसीलिए उनके कपड़े गंदे हैं। और तो और उनके पास सिर्फ एक ही साड़ी है। गांधी जी बताते हैं कि चंपारण की ये घटना उनके जीवन में एक नया मोड़ थी और वो कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो एक साधारण सी बात है। और फिर उन्होंने कहा, मेरे ही देश में अंग्रेज़ मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। और फिर गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आज़ाद भारत को बनाने की कोशिश की थी जो अपने ही पैरों पर खड़ा हो सके और भारत को आज़ाद कर सके। इसके बाद हमें बताया जाता है कि चंपारण वाले केस के स्टार्टिंग में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़, जो कि अंग्रेज़ों का एक शांति दूत था, वो गांधी जी से काफ़ी इम्प्रेस होकर उनका फॉलोअर बन गया था और अब उसे फीजी आइलैंड्स पर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जाना था, इसीलिए वो गांधी जी से विदा लेने आने वाला था। और इसी पर गांधी जी के वकील दोस्त ये सोच रहे थे कि अगर एंड्रयूज़ चंपारण में ही रुक जाए और उनकी मदद करे तो उनके लिए अच्छा होगा, और अगर गांधी जी भी एंड्रयूज़ को अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हो जाए तो एंड्रयूज़ भी इसके लिए तैयार है। लेकिन गांधी जी इसका ज़ोरदार विरोध करते हैं और वो उन लॉयर्स को बोलते हैं, तुम सब सोचते हो कि ये एक अनइक्वल फाइट है और अगर एक अंग्रेज़ हमारे साथ आ जाए तो हमारी हेल्प हो जाएगी। इससे तुम्हारे मन की दुर्बलता मुझे दिखाई देती है। हमारा उद्देश्य न्याय पाना है और तुम सबको लड़ाई जीतने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और इसीलिए हमें मिस्टर एंड्रयूज़ की मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो एक अंग्रेज़ है। लॉयर्स कहते हैं, गांधी जी ने हमारी मन की बात पकड़ ली। और उसी बीच राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसी तरह गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया। अगर आपको ये एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।